विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्र, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान से आज आप लोगों से जिस विषय पर बातचीत करनी है वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वह विषय है भारतीय संविधान में भाषा के मुद्दे। साथियों, आप जानते हैं ठीक तरीके से कि भाषा हमारी अस्मिता से जुड़ा मुद्दा होता है और इसीलिए भारतीय संविधान ने भी भाषा के मुद्दे को बहुत संजीदा तरीका से परखा है, जांचा है और उसके बाद उसके विभिन्न प्रावधानों का गठन किया है। हम लोग यह बात जानते हैं कि संविधान सभा की बहसें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रही हैं और उन बहसों में भाषा स्वयं एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। भाषा पर खूब गर्मागर्म चर्चाएं हुई संविधान सभा में और कई विषयों पर, कई सवालों पर चर्चा चलती रही। यह सवाल थे, क्या देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या केवल एक राजभाषा रखना उचित होगा? और इस पर तमाम विद्वानों के अपने तर्क थे और उन तर्कों के आधार पर खूब जोरदार बहस संविधान सभा में हुई। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी में से किसको चुना जाए? कौन सी लिपि होगी? क्या देवनागरी लिपि होगी या रोमन लिपि होगी? लिपियों पर भी बड़ी गंभीर चर्चा और विमर्श हुआ। अंकों की लिपि क्या होगी? क्या अंक देवनागरी में लिखे जाएंगे या रोमन में लिखे जाएंगे? संस्कृत का स्थान क्या होगा? संस्कृत को किस तरीके से देखा जाएगा भाषाई विवाद के मूल में, कि संस्कृत को किस प्रकार से स्थापित किया जाए या संस्कृत को खारिज किया जाए? ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। इन विषयों के अतिरिक्त जिन विषयों पर उन बहसों में ठीक तरीके से बातचीत हुई वह विषय था क्षेत्रीय भाषाओं का स्थान और योगदान। जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको क्या स्थान दिया जाएगा भारतीय संविधान में, इसको लेकर भी बहुत उहापोह की स्थिति रही। संसद, शासन व न्यायालयों की भाषा क्या होगी? चूंकि न्याय एक ऐसा पहलू था जिसमें कि भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इन शासन और न्यायालयों की भाषा पर भी बहुत इत्मीनान से मंथन किया गया, बहुत इत्मीनान से विचार किया गया। जो शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। और भाषा को लेकर के एक सामान्य नागरिक के क्या अधिकार होंगे, सामान्य नागरिक अपनी भाषा की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा की संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए किस हद तक जा सकता है, उसको क्या अधिकार प्राप्त होंगे, और ऐसे तमाम ऐसे सवाल थे जिनसे संविधान सभा के सदस्य उन सवालों से दो चार हो रहे थे, उन सवालों से जूझ रहे थे। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 1 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी और लगभग 3 साल तक इस सभा में बहसें चलती रहें, तर्क वितर्क होता रहा तमाम मुद्दों पर। और इसकी अंतिम सभा जो है वो 14 जनवरी 1950 को हुई और इस पूरे दौर में, मतलब इस पूरे समय में, इस पूरे कालखंड में देश के अलग अलग हिस्सों से आए लगभग 300 से भी अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। संविधान सभा में बहसों के दौरान तमाम ऐसे राजनीतिक नेता थे जो उस पर बहस करते थे और इस बहस में भाग लेने वाले जो विद्वान थे, जो राजनीतिक नेता थे, वो अलग अलग प्रांतों से आए थे, जिनमें प्रमुख रूप से राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ साथ कई लोग ऐसे थे जो हिंदी के पक्ष में, हिंदी के लिए अपनी बात रख रहे थे। पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए, सेठ गोविंद दास हो गए, संपूर्णानंद हो गए, रविशंकर शुक्ल हो गए और के मुंशी भी उन लोगों में सम्मिलित थे। बिहार से जसपाल सिंह, यूनाइटेड प्रोविंस से मोहम्मद हिफ्जुर रहमान व अलगू राय शास्त्री थे। साथ ही आरवी धुलेकर, एसवी कृष्णमूर्ति राव, लक्ष्मीकांत मैत्रा व दुर्गाबाई वो लोग थे जिन लोगों ने संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर बहसों में हिस्सा लिया, अपनी मुखर और अपनी खुल के अपने राय को व्यक्त किया। संविधान को जब हम लोग आद्योपांत देखते हैं तो भाषा के संदर्भ में जो विभिन्न प्रावधान हैं उसमें 8वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। 8वीं अनुसूची क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कारण यह है
कि इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है और भारतीय संविधान के इस भाग में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं। बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं को लिस्ट किया गया है, आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। यदि हम अनुच्छेद 344 इसमें देखें जो कि 8वीं अनुसूची में लिपिबद्ध है, तो अनुच्छेद 344 का एक जो संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 351 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और आप सबको इस अनुच्छेद को ठीक तरीके से जानना व समझना चाहिए। यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए इसके प्रसार का प्रावधान करता है ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। और यह अनुच्छेद जो है वह हिंदी भाषा को स्थापित करने के लिए, हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए, हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाने के लिए कि हिंदी भाषा जन जन तक, समाज के हर वर्ग तक, देश के हर कोने तक इसका प्रसार संभव हो सके और इससे भारत की जो एक बहुलतावादी संस्कृति है, भारत की जो एक मिश्रित संस्कृति है, जहाँ की कई भाषा भाषी, कई जाति धर्म के लोग मिलकर साथ रहते हैं, वहाँ तक भाषा का प्रसार हो और हर तरह के लोग हिंदी का इस्तेमाल अपनी अभिव्यक्ति के रूप में कर सकें, इसका प्रावधान अनुच्छेद 351 में किया गया है। और इसके लिए यह निर्देश प्रदान किए गए हैं कि सरकार हिंदी भाषा को प्रसारित करने के जो तमाम रास्ते हो सकते हैं उनको तलाशे और उन रास्तों पर अमल करे। हालांकि यह ध्यान देने योग्य बात है इसमें कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। अभी भी 8वीं अनुसूची में तमाम भाषाएं सम्मिलित की जाती हैं, लेकिन इन भाषाओं को किस क्राइटेरिया के आधार पर, किन तर्कों के आधार पर शामिल किया जाएगा, इसको लेकर कोई स्पष्ट मानदंड, कोई स्पष्ट दिशा निर्देश भारतीय संविधान में प्राप्त नहीं होते हैं। यदि हम 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं आज दिनांक तक शामिल हैं, जिसमें असमिया भाषा जो असम में बोली जाती है, बांग्ला भाषा जो बंगाल में बोली जाती है, गुजराती जो गुजरात में बोली जाती है, हिंदी जो पूरे हिंदी बेल्ट में या पूरे भारतवर्ष में एक लिंक लैंग्वेज के रूप में काम करती है, कन्नड़ कर्नाटक में जो बोली जाती है, कश्मीरी जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। इसके अलावा भी तमाम भाषाएं जैसे कोंकणी हो गया, मलयालम जो केरल में बोली जाती है, मणिपुरी जो मणिपुर में बोली जाती है, मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, नेपाली उड़िया जो उड़ीसा में बोली जाती है, पंजाबी जो पंजाब में बोली जाती है, संस्कृत जो कि भारत के ज्ञान परंपरा का एक धरोहर भाषा के रूप में जिसका हम लोग स्वीकार करते हैं कि संस्कृत से कई भाषाएं उद्भूत हैं, संस्कृत भी इस अनुसूची में शामिल है, सिंधी भी शामिल है, तमिल भी शामिल है, तमिल जो तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु भी शामिल है जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये जितनी भाषाएं हैं ये सब 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं। दूसरी बात इस 8वीं अनुसूची की भाषाओं के संदर्भ में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन भाषाओं में से, जितनी भाषाएं मैंने 22 भाषाओं का भी जिक्र किया, इन भाषाओं में से लगभग 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। मतलब जब संविधान को आत्मार्पित किया गया उसी समय उस संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल कर लिया गया था। इसके उपरांत वर्ष 1967 में 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्ष 1992 में 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को शामिल किया गया और वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ था द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1967 में, 1992 में और 2003 में
अन्य 7 भाषाओं को शामिल किया गया और 15 और 7 भाषाएं मिलकर 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 22 भाषाएं शामिल हो गई। इसका एक परिप्रेक्ष्य और भी है कि इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए बहुत प्रयत्न हुए। उस क्षेत्र विशेष के उस भाषाभाषी लोगों ने भी बड़े प्रयास किए। इसके अतिरिक्त अभी भी कई भाषाएं हैं जो कि लगातार प्रयास करते रहते हैं, लगातार जन आंदोलनों के द्वारा यह बात उठाते रहते हैं, अपनी भाषा में साहित्य सृजन के द्वारा यह बात उठाते रहते हैं कि हमारी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, चाहे वो भाषाओं की संख्या उसमें बढ़े। तो ये एक ऐसा प्रश्न है कि चूंकि इसका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है, इसका कुछ निश्चित मानदंड नहीं है कि किस प्रकार से भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिसकी वजह से होता क्या है कि तमाम भाषाभाषी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी भी बोलियां, उनकी भी भाषाएं इसमें सम्मिलित हो सके। अब यदि हम संविधान को आद्योपांत देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और इनमें से एक पूरा भाग 17 और एक अनुसूची 8 केवल भाषा के लिए है। अभी 8वीं अनुसूची की मैंने विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा भी की। भाग 17 में 4 अध्याय हैं जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक शामिल किए गए हैं और इस प्रकार से पहले जो अनुसूची 8 में 15 भाषाएं थी, आज वो बढ़कर 22 हो गई हैं। और यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भाग 17 का शीर्षक जो है वो काफ़ी रोचक है। भाग 17 का शीर्षक है राजभाषा, मतलब ये भाग 17 जो है वो राजभाषा अधिनियम या राजभाषा के प्रावधानों से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा आज़ादी के बाद रहा है और तमाम समितियों ने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है, वह है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस पर बड़ा विमर्श हुआ है, बड़ी चर्चा हुई है और इसको लेकर के तमाम विद्वानों के अपने अपने अभिमत हैं। हम लोग यह बात ठीक तरीके से जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी समाज है और बहुभाषी समाज से मेरा तात्पर्य है कि भारत में जो तबका है, चाहे वो गांव में रहने वाला तबका हो, चाहे वो शहर में रहने वाला तबका हो, वह तबका स्वयं से 2 या 3 भाषाएं बोलता है। वह चाहे उसके घर के आसपास की भाषा हो सकती है, वह उसकी मातृभाषा हो सकती है या वह उसकी लर्न लैंग्वेज हो सकती है, वो जो स्कूल में जाता है तो मानक भाषा हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भारतीय समाज जो है, भारत में रहने वाले लोग जो हैं वह मूलतः बहुभाषी हैं। उदाहरण के लिए यदि हम लोग बात करें कि किसी भी क्षेत्र में, यदि आप बनारस के आसपास के क्षेत्रों का उल्लेख करें तो वहाँ लोग भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी के अतिरिक्त उनकी मानक भाषा हिंदी भी वो जानते हैं और जब वो विद्यालय में जाते हैं तो वो स्वभावगत रूप से अंग्रेज़ी और इत्यादि भाषाएं वो सीख लेते हैं। यदि हम लोग दिल्ली की चर्चा करें तो दिल्ली में चूँकि विभिन्न प्रांतों से आए हुए लोग हैं, वो जो अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के साथ दिल्ली पहुँचे हैं, तो वो भी आपस में जब मिलते जुलते हैं तो एक दूसरे की भाषा सीखते हैं और एक दूसरे की भाषा को प्रभावित करते हैं, जिसका निष्कर्ष यह निकलता है कि भारत में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं के बोले जाने के कारण भारत एक मूलतः बहुभाषी समाज के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। लेकिन जब हम शिक्षा के माध्यम पर बात करते हैं तो ये होता है कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। कई लोग यह कहते हैं कि हमें शिक्षा का माध्यम आंग्ल भाषा को रखना चाहिए, अंग्रेजी को रखना चाहिए। कई लोग इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षा का माध्यम हिंदी ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक विद्वानों का बड़ा वर्ग है जो यह कहता है कि शिक्षा का माध्यम जो है वह मातृभाषा ही होना चाहिए। मातृभाषा से ही यदि शिक्षा, मातृभाषा के माध्यम से ही यदि शिक्षा प्रदान की जाए तो बच्चा जो है काफ़ी आसानी से उन विषयों के संप्रत्ययों को, विभिन्न संप्रत्ययों को ग्रहण करता है और उसको अपने मेंटल लेबोरेटरी में टेस्टिंग के बाद आत्मसात करता है, एसिमिलेट और एकोमोडेट करता है। हम भारत के संविधान में अनुच्छेद 350 क का यदि संदर्भ ग्रहण करें तो यह इस संदर्भ में यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर
मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। और राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। तो आप इस संदर्भ को यदि इसको रीड बिटवीन द लाइंस करेंगे, यदि इसके इन पंक्तियों के मध्य क्या लिखा है इस पर विचार करेंगे, तो आपको यह बात समझ में आएगी कि अनुच्छेद 350 का इस बात को रिकमेंड करता है, इस बात की अनुशंसा करता है कि कम से कम शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसके लिए राज्य को, इसके लिए विभिन्न सरकारों को व्यवस्था करनी पड़ेगी, व्यवस्था प्रदान करनी पड़ेगी, सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश प्रदान कर सकेगा जो कि ऐसे सुविधाओं को सुनिश्चित करें, ऐसे सुविधाओं के का उपबंध सुनिश्चित कराएं जो कि वह आवश्यक समझता है, जिससे कि कम से कम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। भारत में शिक्षा पर सबसे पुराना वैधानिक निकाय जो है वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, जिसे कैब कहते हैं, CAB कहते हैं। इस CAB ने 1940 के दशक में विद्यालयी शिक्षा में भाषाओं पर चर्चा शुरू की और 1960 तक उनकी चर्चा में यह एक प्रमुख चिंता का विषय रहा। CAB ने 5 प्रमुख मुद्दों की पहचान की जिन पर आवश्यक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर उसने बल दिया। वह 5 मुद्दे जो कैब ने सुझाए थे, जिन पर कि उसने चिंता व्यक्त की, वह 5 मुद्दों में से पहला मुद्दा था विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सिखाए जाने वाली भाषाओं की संख्या। ये एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि आप जितनी भाषाओं पर आपका अधिकार होगा, जितनी ज़्यादा भाषाएं आप जानेंगे, उतने ज़्यादा ज्ञान के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। क्योंकि जो भी ज्ञान हम लोग अर्जित करते हैं वह ज्ञान भाषाओं के माध्यम से ही अर्जित करते हैं। यदि हम 2, 3, 4, 5 भाषाएं जानते हैं तो इसका लाभ यह होता है कि हम उन 3, 4, 5 भाषाओं में भी जो ज्ञान है उसको भी, उस मूल ज्ञान को हम आत्मसात कर सकते हैं, मूल ज्ञान के पास पहुंचकर उसको पढ़कर उसकी समझ बना सकते हैं या सुनकर उसकी समझ बना सकते हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा रहा कि विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कितनी भाषाएं सिखाई जाएं। कई लोगों का ऐसा मानना था कि विद्यालयी स्तर पर हमें ये 2 भाषाओं से काम चल जाएगा। कहने का मतलब है कि एक बच्चा जो मातृभाषा लेकर आता है और दूसरा कोई एक मानक भाषा उसे सिखा दी जाए, हिंदी सिखा दी जाए, अंग्रेजी सिखा दी जाए, संस्कृत सिखा दी जाए। तो ये एक वर्ग इस बात पर सहमत दिखाई देता है। दूसरा वर्ग यह कहता है, चूंकि प्राथमिक स्तर पर कम से कम, चूंकि तमाम शोध द्वारा यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि शुरुआती समय में बच्चों को जितनी तरह की भाषाओं के बीच रखा जाएगा, जितनी तरह की भाषाओं का एक्सपोजर दिया जाएगा, वो बच्चे उन भाषाओं को बड़ी आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, उन भाषाओं को बड़ी आसानी से आत्मसात कर पाते हैं। तो कई लोगों का यह मानना था कि जितनी भाषाएं आप शुरुआती समय में सिखा सकते हैं, प्राथमिक स्तर पर सिखा सकते हैं, उतनी भाषाओं का आप एक्सपोजर दें। कई विद्वानों ने इस पर अलग मत भी रखा। कई विद्वानों ने कहा कि नहीं, 3 भाषाएं तो कम से कम रखी जानी चाहिए, जो कालांतर में चलकर प्रकारांतर से त्रिभाषा सूत्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ। दूसरी बात यह रही कि दूसरी और तीसरी भाषाओं का परिचय किस प्रकार से दिया जाए। एक बात तो ये रही कि मातृभाषा तो हमें, मातृभाषा पर तो बल देना ही है, इस पर कोई दो राय नहीं है, और जो तमाम शोध हैं वो भी इस तरफ इशारा करते हैं। दूसरी और तीसरी भाषा को लेकर बड़ा द्वंद्व रहा। क्यों द्वंद्व रहा इसके पीछे? क्योंकि अब हिंदी बेल्ट में और साउथ इंडिया में, मतलब दक्षिण भारत में, दोनों तरफ से इसको लेकर के विवाद खड़ा किया जाता रहा। चूंकि त्रिभाषा सूत्र हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह था कि 3 भाषाएं कम से कम सिखाई जाएं, तो दूसरी और तीसरी भाषा कौन सी हो, इसको लेकर के एक संदेह की स्थिति पैदा हो गई, इसको लेकर के एक विवाद की स्थिति पैदा हो गई, और इसको लेकर के हमारे जो नीति नियंता थे वो तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या दूसरी भाषा पूरे देश में हिंदी पढ़ा दी जाए या पूरे देश में अंग्रेजी पढ़ा दी जाए। कई राज्यों में इसको लिया भी गया। उदाहरण के लिए यदि हम लोग उड़ीसा का संदर्भ लें तो उड़ीसा में
उड़िया भाषा पढ़ाई जाती है, हिंदी और अंग्रेजी। तो इस प्रकार से उन लोगों ने 3 भाषाओं को शामिल कर लिया। हिंदी बेल्ट में यदि हम लोग बात करें, चाहे मध्य प्रदेश में बात करें, राजस्थान में बात करें, उत्तर प्रदेश में बात करें, तो यहाँ पर अलग तरीके का, यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई गई और तीसरी भाषाओं के रूप में उर्दू या संस्कृत को मान्यता दे दी गई। तो किस प्रकार से दूसरी और तीसरी भाषाओं का परिचय कराया जाए, इसके लिए एक समान नीति की आवश्यकता थी, जो अब तक हम लोग उस पर मंथन कर रहे हैं, अब तक उस पर तलाश जारी है। तीसरी बात रही कि अंग्रेजी का स्थान एवं भूमिका क्या होगी, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो कि एक लिंक लैंग्वेज के रूप में पूरे देश में काम कर सके। मतलब एक ऐसी भाषा हमारे सामने आ जाए जिसमें कि तमाम प्रांतों के लोग अब इक्वल, मतलब बिल्कुल समान तरीके से लिख सकें, पढ़ सकें और अपनी बात रख सकें। इसको लेकर एक बड़ी द्वंद्व की स्थिति रही। कई लोगों ने इसको कहा कि अंग्रेजी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, इतना महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आरोप लगाते हुए कई वर्गों ने यह कहा कि ये कॉलोनियल हैंगओवर है, जिसकी वजह से अंग्रेजी को बिल्कुल सेंट्रल में रखने की कवायद की जा रही है। और कई लोगों का यह मानना था कि यदि हिंदी को रखा जाएगा तो दक्षिण जो ऐसे प्रांत जहाँ की हिंदी नहीं बोली जाती है, उनका नुकसान हो सकता है। तो ये सारे मुद्दे रहे। चौथा मुद्दा जो था वो हिंदी का स्थान और भूमिका। इसको लेकर के हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा में भी बड़ी जोरदार बहस हुई कि हिंदी को किस प्रकार से स्थापित किया जाए, हिंदी को किस प्रकार से राजभाषा से ऊपर का दर्जा दिया जाए, और इसको लेकर के भी तमाम मंथन और विचारों का दौर चलता रहा। पांचवा जो विषय था वह था विद्यालय में संस्कृत और सूक्ष्म भाषाओं का शिक्षण। तो इन सारे मुद्दों पर संस्कृत के स्थान को लेकर के भी बड़ी उहापोह की स्थिति रही। आज भी हम लोग देखते हैं कि कई जगहों पर संस्कृत को एक ऑप्शन के रूप में रखा जाता है, लेकिन संस्कृत को उन विषयों के ऑप्शन के रूप में रख दिया जाता है जिन विषयों को छोड़ा जाना संभव नहीं होता है। तो ये 5 मुद्दों की पहचान CABE ने, कैब ने की थी, जिन पर आज की परिस्थितियों में भी बेहद संजीदा तरीके से सोचे जाने, विचारे जाने और इस पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र की। त्रिभाषा सूत्र जो है वो एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला के रूप में उभरा है। शिक्षा आयोग 1964-66, जिसे हम लोग कोठारी आयोग के भी नाम से जानते हैं, द्वारा इस संदर्भ में ठोस सिफारिश की गई कि भारतीय संदर्भ में विविधता को ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने संशोधित त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की। कहने का मतलब यह है कि कोठारी कमीशन, जो कि दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बनी थी, उस कमीशन ने इस बात पर विशेष बल दिया कि हमें भारतीय समाज को दृष्टिगत रखना होगा, जो कि मूल रूप से मल्टीलिंगुअल है, मूल रूप से बहुभाषी है, और उस बहुभाषिकता में जो एसेट है, उस बहुभाषिकता का जो लाभ है, उसे ठीक तरीके से उठाए जाने की आवश्यकता है। और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की, त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा की। उस त्रिभाषा सूत्र में क्या फॉर्मूला सुझाया? यह फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला था। वह फॉर्मूला था मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को एक भाषा के रूप में हम लोग अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ाएं। दूसरा था संघ की आधिकारिक भाषा या संघ की सहयोगी आधिकारिक भाषा जो लंबे समय से मौजूद है वो पढ़ाया जाए। और तीसरा एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा जो 1 और 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या संघ की आधिकारिक भाषा या संघ की सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, उनको हम लोग इस्तेमाल करें और अन्य जो शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है उसका इस्तेमाल करें हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि त्रिभाषा सूत्र एक बहुत सफलता के रूप में एक तरीके से रखा गया, जिसे आज भी हम लोग स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये आई कि कई राज्यों ने तो बड़ी ईमानदारी से त्रिभाषा सूत्र को लागू किया और तमाम इसके जो फॉर्मूला था इसको ऑप्ट किया, इसको शामिल किया और बड़ी सफलतापूर्वक वहाँ पर त्रिभाषा सूत्र संचालित रहा। लेकिन कई राज्यों ने
त्रिभाषा सूत्र को जिस ईमानदारी से शामिल किया जाना चाहिए था वह ईमानदारी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से कि ये त्रिभाषा सूत्र अपने मूल रूप में, अपने ठीक रूप में सम्मिलित नहीं हो पाया। अब इस त्रिभाषा सूत्र को यदि हम लोग ठीक से एनालाइज करते हैं तो यह पाते हैं कि पहली भाषा जो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल की गई वह कुछ कोई भी भाषा हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग उड़ीसा राज्य में रहते हैं तो उड़िया भाषा हो सकती है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। यदि हम लोग तमिलनाडु में रहते हैं तो तमिल हो सकती है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। यदि हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा बांग्ला हो सकती है। इस तरीके से तमाम राज्यों की भाषाओं को इसमें स्थान दिए जाने की बात थी। दूसरा जो बिंदु था कि संघ की आधिकारिक भाषा में संघ की सहयोगी आधिकारिक भाषा जो लंबे समय से मौजूद है उसको शामिल कर लिया जाए। वह हिंदी हो सकती है, वह अंग्रेजी हो सकती है। और तीसरी जो बात थी कि एक आधुनिक भारतीय या विदेशी भाषा आप शामिल करें। इसमें आप अंग्रेजी भी पढ़ा सकते हैं, इसमें आप चाहें तो फ्रेंच भी पढ़ा सकते हैं, जर्मन भी पढ़ा सकते हैं, या कोई भी एक आधुनिक भाषा आप चाहें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को इसमें शामिल कर सकते हैं। कुछ राज्यों ने, जैसा कि मैं पूर्व में अभी इशारा कर रहा था कि कुछ राज्यों ने इसे बेहद ईमानदारी के साथ शामिल भी किया और कुछ राज्यों ने इसे ठीक तरीके से शामिल नहीं किया। अब अंग्रेजी की स्थिति और भूमिका पर यदि हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि भाषा नियोजन के दृष्टिकोण से यह माना गया कि अंग्रेजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति जो 1986 में बनी थी ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में क्षेत्रीय भाषाओं का पहले से ही उपयोग हो रहा है और माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र को सख्ती से अपनाना चाहिए, जिसमें एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है। आगे चलकर प्राथमिकता से हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिणी भाषाओं में से एक और गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी पढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी विद्यालयी स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के उपयोग की वकालत की है। अब यदि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में इन सारी बातों की विवेचना करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि सबसे नई शिक्षा नीति है आज दिनांक तक, वह क्या कहती है इस पूरे भाषा के संदर्भ में, इस पूरे भाषा के डिस्कोर्स के संदर्भ में, भाषा के विमर्श के संदर्भ में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु संख्या 4.13 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित किया जाना जारी रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 1964-66 में दौलत सिंह कोठारी जी की अध्यक्षता में जो कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी त्रिभाषा सूत्र की, उसको जारी रखने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है और वह स्वीकार करती है कि त्रिभाषा सूत्र एक, यदि इसे ईमानदारी से लागू किया जाए तो एक अहम पड़ाव भाषा शिक्षण की दिशा में हो सकता है। आगे यह प्रावधान कहता है कि 3 भाषा के इस सूत्र में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं विद्यार्थियों की पसंद होगी, जिनमें से कम 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं हों। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आज़ादी से लेकर के और आज दिनांक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक एक बड़ा विमर्श भाषा के क्षेत्र में खड़ा होता है और जिसका पटाक्षेप करने की कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करती है, जिसमें कि 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषाओं के होने की वकालत करते हुए एक भाषा विदेशी रखे जाने की आस्था का समर्थन करती है यह शिक्षा नीति, और एक तरीके से यह प्रयास करती है कि भाषा के क्षेत्र में, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में, भाषा सीखने के क्षेत्र में जो विभिन्न समस्याएं या विभिन्न जो विवाद हैं उसको दरकिनार करके
एक ऐसी नीति हमारे समक्ष रखी जाए त्रिभाषा सूत्र के रूप में, जिससे सभी राज्यों के, सभी वर्गों के और समाज के हर कोने का समर्थन प्राप्त हो और भारतीय भाषाओं का भी विकास समुचित ढंग से, समुचित तरीके से हो पाए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।